नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। बीजेपी तेलंगाना के मुस्तक़बिल और इसके विक़ार की जंग लड़ रही है। हैदराबाद में तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी की हैदराबाद आमद पर रेवंत रेड्डी ने किए इनसे 9 सवालात। सीएम के सीआर आज पहुंचे बेंगलुरु और साबिक़ा वज़ीर आज़म एचडी देवेगौड़ा से की मुलाकात और देश के मौजूदा हालात पर किया तबादिल ख्याल। करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा से बंडी संजय ने उगला मुसलमानों के खिलाफ जहर। कहा, मुल्क में कई हजार मंदिरों को तबाह करके मसाजिद को बनाया गया है। महंगाई के लिए मोदी नहीं मुगल जिम्मेदार। बैरिस्टर अवैसी का मरकज के खिलाफ तंज़िया बयान। हैदराबाद के अमीरपेट में टी हरीश राव ने 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का किया इफ्तिताह और कांग्रेस पर की तनकीद। कहा, कांग्रेस ने तरक्की पर तवज्जो नहीं दी और 50 साल किए ज़ाये। बंडी संजय के बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन कादरी का हुकूमत से मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना की आवाम से अपील की कि वो रियासत को ख़ानदानी हुक्मरान जमात टीआरएस से पाक करे। वज़ीर आज़म आज हैदराबाद पहुँचते ही आवाम से खिताब किया और ज़ोर देते हुए कहा कि जब भी ख़ानदानी हुक्मरानी मुल्क में हुई, मुल्क को घपलों और रिश्वतखोरी में ढकेल दिया गया। कहा, ऐसा ही तेलंगाना में हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी टेक्नोलॉजी पर यकीन रखती है और ख़ानदानी हुक्मरानी में यकीन रखने वाले रियासत को कुचलने का मरकज़ बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसको टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना चाहती है। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए किया गया एहतजाज सिर्फ एक ख़ानदान की बहबूद के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि ख़ानदानी हुक्मरानी के ज़रिए तमाम पहलुओं से रियासत को बर्बाद किया जा रहा है। कहा, ऐसी जमातें जमहूरियत और मुल्क की बड़ी दुश्मन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को बिलवास्ता तनकीद करते हुए कहा कि ख़ानदानी हुक्मरानी की वजह से तेलंगाना गुलाम बन गया है और कहा कि सिर्फ एक ख़ानदान के लिए ही अलग रियासत नहीं बनी। बलिदान दिए, ये बलिदान तेलंगाना के उज्जवल भविष्य के लिए थे। ये बलिदान तेलंगाना की आन बान शान के लिए था। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार तेलंगाना के विकास के सपनों को लगातार कुचलता रहे। तेलंगाना आंदोलन इसलिए नहीं चला था कि कोई एक परिवार साम दाम दंड भेद ये रास्ता अपना करके तेलंगाना को तबाह करने में नई नई साजिश करते रहे। साथियों, परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह
सिर्फ अपना विकास करती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इन्हें खुला मकतूब जारी किया है। उन्होंने इस मकतूब में पीएम मोदी से 9 सवाल पूछे हैं। उन्होंने रिमार्क किया कि गुज़िश्ता 8 बरस में बीजेपी और तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के दरमियान फेविकॉल जैसे अटूट ताल्लुकात रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी होने के दावे करने वाली जाफरानी जमात इसकी सीबीआई के जरिए क्यों जांच नहीं करवा रही है। उन्होंने याद दहानी करवाई कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के लिए एटीएम में तब्दील होने से मुताल्लिक बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने इल्ज़ाम लगाया था, ताहम इसकी भी जांच क्यों नहीं करवाई गई है। उन्होंने रियासत में हल्दी बोर्ड के क़याम और काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री के बारे में भी सवाल उठाएं। उन्होंने कहा कि गिरिजन यूनिवर्सिटी के क़याम में भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और आदिलाबाद सीमेंट फैक्ट्री का अहिया क्यों नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से ये 9 सवालात किए। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म आज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की सालाना तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे थे और फिर तकरीब के बाद वो चेन्नई के लिए रवाना हो गए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज बेंगलुरु पहुंचकर साबिक़ा वज़ीर आज़म एच.डी. देवेगौड़ा और साबिक़ा वज़ीर आला कुमारास्वामी से मुलाकात की और देश के मौजूदा हालात पर तबादिले ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में अब तक कई पार्टियों ने सरकारें बनाई, लेकिन देश के हालात कुछ नहीं बदले। उन्होंने कहा कि चाइना हमारे से पीछे वाला मुल्क आज हमारे से कहीं ज़्यादा आगे है। उन्होंने कहा कि अगर हम दिल से देश के लिए काम करेंगे तो अमेरिका से भी आगे होंगे। बात यह है, सरकार कौन सा बनता है, कौन सा नहीं बनता है, सवाल इस चीज का नहीं है। अब तक कई सरकारें देश में बन चुके हैं, कई प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन देश का स्थिति जैस के तस है। देश के हालात में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। हमारे से बुरा रहने वाला, हमारे से कम जीडीपी रहने वाला चाइना आज $16 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है, जबकि आज देश में हमको $5 ट्रिलियन का सपना दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी नहीं है। एक चीज में अपमान है देश का। अगर किया जाए मन से तो हम अमेरिका से भी बड़ा इकोनॉमी बन सकते हैं। सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल इंडिया में है, सबसे बड़ा युवा शक्ति हमारे देश में है, अच्छा ट्रॉपिकल वेदर कंडीशन भी है, नदियों में हजारों टीएमसी पानी की उपलब्धि है, सोलर रेडिएशन भी अच्छा है। इन सब चीज के बावजूद when we are celebrating the Amrut Mahotsav of 75 years of independence, we suffer for power, we suffer for drinking water, the country suffers for irrigation water. What the hell it is? सरकार कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस के बिना बनेगा, बीजेपी का बनेगा, किसका बनेगा, ये बात नहीं है। एक उज्जवल हिंदुस्तान बनेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। उज्जवल हिंदुस्तान बनने का सारा प्रयास करना चाहिए। आप जर्नलिस्ट भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है, आपको भी इसमें योगदान करना पड़ेगा। सुनिए ना, आप लोगों का भी इसमें योगदान का बहुत जरूरत है। सेंसेशन को छोड़िए, सेंसेशनल न्यूज को छोड़िए, देश को एक पॉजिटिव लाइन में, कंक्रीट लाइन में बनाने की बात होना चाहिए। जो कि हमारे साथ जो देश आजाद हुए वो काफी आगे निकल चुके हैं। हम जहाँ के वहाँ रह गए। आज देश में कोई खुश नहीं, किसान खुश नहीं, हमारे दलित खुश नहीं, हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई खुश नहीं है, तो फिर कौन खुश है? तो इसलिए हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रॉमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है, असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, जीडीपी क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन ऑन द हाई राइज है, रुपया पूरा कंप्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। तो इन चीजों के मद्देनजर देश के युवाओं को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के जर्नलिस्ट भाइयों का ये फर्ज बनता है कि भारत बदले।
तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने करीमनगर में मुनक़िदा हिंदू एकता यात्रा में शिरकत करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की। बंडी संजय ने कहा कि वो हिंदू बरादरी के इत्तेहाद के लिए खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो करीमनगर के लिए ढाल बनेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में कई हज़ार मंदिरों को तबाह किया गया और मसाजिद बनाई गई। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया कि वो रियासत में मसाजिद की खुदाई करे और अगर वहां नाशे मिली तो इसे मस्जिद करार दिया जाए और शिवलिंग मूर्ति मिलने पर इसे हिंदुओं के हवाले कर दे। इसी तरह उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद करने वालों को मुनासिब सबक सिखाएंगे। उन्होंने सभी से हिंदू धर्म के दिफा के लिए आगे आने की अपील की। बंडी संजय ने कहा कि हमने अब तक कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी है। कहा रजाकार फाइल्स फिल्म बहुत जल्द आने वाली है। कहा इस फिल्म में रजाकारों के उन चेहरों को दिखाएंगे जिन्होंने हिंदू लड़कियों पर तशद्दुद किया था। बंडी संजय ने कहा कि मुल्क में जहां भी बम धमाके हुए हैं इसके तार मदरसे से मिलते हैं। कहा मदारिस में एक दहशत गर्दी की तरबियत मिलती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अगर बीजेपी इख्तिदार में आई तो उर्दू जो कि सरकारी ज़बान है इसको मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చలో మసీదులను తవ్వి చూద్దాం, మసీదులను తవ్వి చూద్దాం, మసీదులను తవ్వి చూస్తే ఆడ శవాలు వెళ్తే మీరు తీసుకోండి, శివం వెళ్తే మాకు అప్పగించండి। దీనికి కోనా సెక్యులర్ వాళ్ళు సిద్ధమా? శవాలు మీవి, శవాలు వెళ్తే మీకు, శివం వెళ్తే మాకు। దేశంలో ఎక్కడ చూసినా నా శివుడు వెళ్తుండ్రా। ఇవాళ కరీంనగర్ నడిబొడ్డున ఈద్గా ఓలన్నా, వెమ్లవాడలో దర్గా ఓలన్నా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రామరాజ్యం రావాల్సిందే। ఈ రాక్షసుల రాజ్యం కుహనా సెక్యులర్ వాదులు మైనార్టీ సంతుష్టీకరణ విధానం అవలంబిస్తూ మైనార్టీలకు కమ్ముగాస్తూ హిందూ సమాజాన్ని హేళన చేస్తూ హిందూ సమాజాన్ని చీల్చే వ్యక్తులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి తరిమి కొట్టడమే ఇలా ఈ హిందూ సమాజం, ఈ హిందూ ధర్మ రక్షకులకు ఇలాంటి సాధు సంతుల యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం అన్న విషయాన్ని ఈ కుహనా సెక్యులర్ వాదులు గుర్తించాలి। అరే లహు జిహాదీ పేరుతోని నా అక్క చెల్లెలను ఎత్తుకెళ్ళి ట్రాప్ చేసి మోసం చేస్తే ఊరుకుందామా? ఒక్కసారి చెప్పండి। మత మార్పిళ్ళ పేరుతోని పేద వ్యక్తులను, పేద ప్రజలను మత మార్పుడు చేస్తుంటే చూసుకుందామని భరించదు హిందూ సమాజం, భరించడు బండి సంజయ్। లవ్ జిహాద్ అన్నోనికి లాఠీల రుచి చూపిస్తాం, మతం మార్పిడి చేసేటోని మక్కడిగా చంపుతామన్న విషయాన్ని ఒక్కసారి గుర్తించండి। రావాలే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రామరాజ్యం రావాలే। చూసినామన్నా కాశ్మీర్ ఫైల్స్ చూసినాం। రాబోయే రోజుల్లో అతి త్వరలో ఈ తెలంగాణలో తెలుగు రాష్ట్రంలో రజాకర్ల ఫైల్స్ రాబోతుంది। కుహనా సెక్యులర్ వాళ్ళరా, మైనార్టీల కొమ్ముగొచ్చే కుహనా సెక్యులర్ వాళ్ళరా, మీ కళ్ళు తెరిపించడానికి 15% ఓట్ల కోసం మీరు కక్కుర్తి పడుతున్న విషయాన్ని ఇలా రజాకర్। रियासती वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से करीमनगर में गुज़िश्ता रात की गई नफरत अंगेज तकरीर पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। वजीर जी कमलाकर जो कि करीमनगर के MLA भी है ने तशवीश का इजहार किया कि बंडी संजय की नफरत अंगेज तकरीर की वजह से पुरअमन तेलंगाना में बदअमनी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि कई कॉरपोरेट कंपनियां यहां सरमायाकारी के लिए आगे आ रही है क्योंकि रियासत में अमन है। उन्होंने कहा कि गुजरात जैसी रियासतें जहां लाइन आर्डर की कमी की वजह से सनतें कायम नहीं हो रही है। वजीर मौसूफ ने बंडी संजय से अपने रिमार्क को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मंदिरों और मसाजिद को गिराने के लिए खुदवाई के बजाय तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए खुदवाई करने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने करीमनगर में मुनक़िदा हिंदू एकता यात्रा में शिरकत करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की थी। उन्होंने कहा था कि मुल्क में कई हज़ार मंदिरों को तबाह किया गया और मसाजिद बनाई गई। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया था कि वो रियासत में मसाजिद की खुदवाई करे और अगर वहाँ नाशे मिले तो इसे मस्जिद करार दिया जाएगा
और शिवलिंग की मूर्ति मिलने पर इसे हिंदुओं के हवाले कर दे। నిజంగా గడ్డపార పెట్టి తవ్వుతున్నావు కదా, ఆ గడ్డపార పెట్టి తవ్వేదో తెలంగాణ భారతదేశం నుంచి వేల కోట్ల రూపాయల కేంద్రం తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి రూపంలో గడ్డపార పెడతావు. కానీ హిందూ టెంపుల్ను ముస్లిం టెంపుల్ను కూలగొట్టడం అనేది ఇది విధ్వంసానికి దారితీసే అవకాశాలు. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా బండి సంజయ్ గారు మీ వాక్యాలు వెనక్కి తీసుకోండి. ఈ వాక్యాలు మీరు చేయవలసిన తెలంగాణ గడ్డ మీదకి వెళ్ళి కాదు, మీ బీజేపీ పాలనలో ఎక్కడైతే ఉన్నదో అక్కడ మీరు మాట్లాడుకోండి. కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ గడ్డలో ఇక్కడ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్నది, శాంతి భద్రత ఇక్కడ విఘాతం కలగనివ్వము. మేము అభివృద్ధి చూసి ఓట్లాడుతాము, మీరు మతాన్ని చూసి ఓట్లాడుతున్నారు. कीमतों में इजाफा, बेरोजगारी और दीगर चीज़ों के लिए मुग़ल अकबर बादशाह और शाहजहां जिम्मेदार है। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफा, बेरोजगारी वगैरह के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने और जवाबी हमले के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज़िया रिमार्क किया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम ट्विटर पर पोस्ट किया। सदर मजलिस ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के लिए मुग़ल ज़िम्मेदार है, कीमतों में इजाफे के लिए अकबर बादशाह ज़िम्मेदार है और बेरोज़गारी के लिए शाहजहां जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मुग़लों की वजह से ये मसला दरपेश है। बैरिस्टर ओवैसी ने तंज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इन तमाम के लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मैं मुग़लों को जिम्मेदार करार देता हूँ पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगज़ेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। इसको मानता हूँ। लेकिन सर अब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। नहीं, वो भी जिम्मेदारी उन पे आ जाती है। मुग़लों की वजह से ये प्रॉब्लम है। औरंगज़ेब की वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, और अकबर की वजह से कीमतें बढ़ गई, बादशाह अकबर की वजह से, और शाहजहां की वजह से नौजवान बेरोजगार। प्रधानमंत्री की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी नहीं है, मुग़ल जिम्मेदार। तेलंगाना के वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज अमीरपेट में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने टीआरएस पार्टी को तरक्की पसंद और आवाम के तवक्कुआत पूरा करने वाली जमात करार दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस दौरे हुकूमत में तेलंगाना में शोबे सेहत आमा की हकीकी तरक्की हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने ज़बानी खर्च करते हुए 50 साल ज़ाय किए और सरकारी दवाखानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद टीआरएस दौरे हुकूमत में सरकारी दवाखानों पर तवज्जो मरकूज की गई है। ఇప్పుడు కళ్ళుండి కూడా కళ్ళు లేని కబోదుల్లాగా వ్యవహరిస్తారు అనే ఒక సామెత ఉంటది. ఇవాళ రాష్ట్రంలో వైద్య ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఎంత బాగా నడుస్తుందో ఎవరిని అడిగినా తెలుస్తుంది. అది ఇంకా పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మాట్లాడేది. కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాములో నేను రాను బిడ్డో సర్కారు దవాఖానకు అనే పాటలు వచ్చినాయి, మాటలు విన్నాం. ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాములో నేను పోత బిడ్డ సర్కారు దవాఖాన కన్నంత గొప్పగా ఇవాళ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను మనం తీర్చిదిద్దుతా ఉన్నాం. దానికి మాకు మేమేదో చెప్పుకోవడం కాదు, అందుతున్న సేవలే ఒక ఉదాహరణ, వస్తున్నటువంటి రోగుల సంఖ్యనే ఒక ఉదాహరణ. ఇలా గీతారెడ్డమ్మ, మీరు ఒక డాక్టర్, మీరు డాక్టర్ అయ్యుండి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఇంత మంచి సేవలు అందిస్తా ఉంటే మీకు మాట్లాడడం తగనే తగదు. నీ పక్కన నిన్న ప్రెస్ మీట్ లో కూర్చున్న జగ్గారెడ్డి గారిని అడుగు. 2 రోజుల క్రితమైన సంగారెడ్డి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి అభినందించిండు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అభినందించాడు. సంగారెడ్డికి మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసినాడు. 2 రోజుల కింద ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సేవల గురించి నీ పక్కన కూర్చున్న జగ్గారెడ్డి గారు అభినందించి కృతజ్ఞతలు తెలిపితే నువ్వేమో విమర్శించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బహుశా మీకు ఎవరో స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చినట్టున్నారు. రండి ఒకసారి సర్కార్ దవాఖానకు. కరోనా లాంటి కష్ట సమయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గాంధీ ఆసుపత్రిలో తిరిగి పేషెంట్స్ కు ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చారు. మా వైద్య ఆరోగ్య సిబ్బందికి కూడా ధైర్యాన్ని నింపి 1,00,000 మంది కరోనా పాజిటివ్ కేసులకు ఒక్క గాంధీ ఆసుపత్రిలో సేవలు అందించాం. అంతేకాదు ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి వెళ్లి ఉస్మానియా ఆసుపత్రి ఆధునీకరణకు 200 కోట్లు మంజూరు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే మీరు ఏసీ కార్లలో తిరుగుతారు, ఆఫీసు రూమ్లలో కూర్చుంటారు. మేము బస్తీల్లో తిరుగుతున్నాం, సర్కార్ దవాఖానలలో తిరుగుతున్నాం, పేదలకు సేవలు అందించడంలో పోటీపడి పనిచేస్తున్నాం మేము ఈరోజు. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज एक रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे थे। वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की 20वीं यौम तासीस तकरीब से खिताब के लिए हैदराबाद आए थे। इनके हैदराबाद की आमद के मौके पर टीआरएस के कारकुनों और तेलंगाना के नौजवानों की जानिब से
हुसैन सागर के किनारे लव हैदराबाद की अलामत के पास एक बैनर लगाया गया जिसमें सवाल दर्ज था कि मोदी जी तेलंगाना में फार्मेसिटी के लिए कोई माली मदद। नौजवानों ने वज़ीर आज़म से जानना चाहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज क्यों मंजूर नहीं किया और आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट में तेलंगाना में रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने के वादे को क्यों फरामोश कर दिया गया। इसके अलावा इसी तरह नौजवानों ने बैनर्स के जरिए पीएम मोदी से 17 सवालात किए। बहादुरपुरा के नाले के मसले को हल करने के लिए मुकामी रुकन असम्बली मौज़म खान की निगरानी में आज जीएचएमसी के हुक्काम ने जेसीबी के जरिए पुलिस की मदद से बहादुरपुरा में नाले के पास कब्ज़ों को बर्खास्त किया ताकि नाले के मसले को हल किया जा सके। इस दौरान इस काम को रुकवाने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान की ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने सख्त मजम्मत की और बंडी संजय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तेलंगाना डीजीपी एम महेंदर रेड्डी से मुतालबा किया। इसी तरह खैरुद्दीन खादरी ने सालारजंग म्यूजियम में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाए और सीएम केसीआर पर तनकीद की। रियासत तेलंगाना में बीजेपी की फिरका परस्त ज़हनियत हर इलाके में खुलकर सामने आ रही है और बदनाम ज़माना रुसवाए ज़माना रियासती सदर बंडी संजय जो एक गुमनाम शख्सियत थे, जब से इनको बीजेपी की सदारत मिली है ये बेलगाम घोड़े की तरह ये जो है ना रियासत के पूरा मन फजा को ये बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये खुले तौर पर मुसलमानों को ललकार रहे हैं और ये इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार रियासत में आएगी तो मसाजिद को शहीद किया जाएगा और उनके नीचे से लाशें निकली तो वो मुसलमानों के हवाले किए जाएंगे और शिवलिंगम निकला तो वो हिंदू कब्जा कर लेंगे।
बंडी संजय से मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये बता सकते हैं कि शिवलिंगम की हैयत क्या है? शिवलिंगम कितने किस्म के हैं? हाँ, जहाँ भी तुम पत्थर देखते हो उसको शिवलिंगम कहते हो। अरे अगर तुम में दम है तो इसी वक्त फौरी आप चंचलगुड़ा जेल खाने में जाइए और वहाँ पर गेट के अतराफ में 2 शिवलिंगम है, फौरी वहाँ पर मंदिर बनाइए। अरे यहाँ पर सामने ओपन है और आप जो खुली हुई चीज़ है उसको छोड़कर मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो बंडी संजय, तुम्हारी ये जो ना हरकत, तुम्हारी ये इश्तियातअंगेजी से मुसलमान हम जो ना बेकाबू होने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल एतदाल से हम कानून के दायरे में हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम तुम्हारी जो ना गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। तुमको ये समझना चाहिए। और तुम ये कह रहे हो कि उर्दू को ख़त्म कर देंगे और जो ना मुसलमानों के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देंगे। याद रखो तुम रियासत से ख़त्म हो जाओगे। तुम्हारी जो ना तंजीम, तुम्हारी जमात बीजेपी न सिर्फ रियासत से बल्कि हिंदुस्तान से खत्म हो जाओगे। लेकिन तुम मुसलमानों का कुछ जो है ना बाल बीका नहीं कर सकते। क्या किए हुए हैं आज? क्या ये रियासती सरकार को नजर नहीं आ रहा है कि बंडी संजय जो पूरे रियासत में एक जहर फैला रहा है, फिरका परस्ती का बीन बो रहा है और जो है ना मासूम आवाम को ये वर्गला रहा है। क्या इसके खिलाफ हुकूमत इतनी मजबूर हो गई है कि इसको जो है ना हवालात में नहीं डाल सकती, इसको जो है ना इसके खिलाफ केस जो है ना नहीं बुक कर सकती? तो यहाँ पर हमारी रियासती हुकूमत की बेहिसी और इसकी जो है ना नाअहली हमारे सामने आती है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल रियासती हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा करता है कि बंडी संजय के खिलाफ फौरी सिमटों के तहत इसके खिलाफ मुकदमा बुक किया जाए और इसको सलाखों के पीछे डाला जाए और सालार जंग म्यूजियम से उस देश के गद्दार, देश का दुश्मन और अंग्रेज़ों के गुलाम के पोर्ट्रेट को, सावरकर के पोर्ट्रेट को वहाँ से सालार जंग म्यूजियम से हटा दिया जाए, वरना मुसलमान इसके खिलाफ जो ना एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। सेंट्रल जोन मीडिया एसोसिएशन की जानिब से मरहूम सहाफ़ी मोहम्मद मिनहाज खान की याद में ताज़ियती जलसा 30 मई दोपहर 3 बजे मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री हैदराबाद में मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान ने सहाफ़ी हज़रात से शिरकत की ख्वाहिश की। सेंट्रल जोन उर्दू मीडिया एसोसिएशन की जानिब से मरहूम मोहम्मद मिनहाजुद्दीन ख़ान का ताज़ियती जलसा मुनक़िद करने यानी कंडोलेंस मीटिंग रखने का हम तमाम सहाफ़ती बरादरी ने इरादा किया है। आप तो सब जानते हैं कि वो एक सीनियर सहाफ़ी थे जिन्होंने अपनी 17 साल ख़िदमत के ज़रिए जो है कौम और मिल्लत के लिए बहुत से अपने ख़िदमत को पेश किए और तेलंगाना जद्दोजहद में भी जो है उनका अहम रोल रहा। और हुकूमत के आने के बाद उन्होंने हुकूमती स्कीमात के लिए और वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने बहुत काम किया। फिर वो अचानक हम सबको जो है 4 मई के दिन जो है शाम के वक्त हम सबको छोड़कर चले गए। तो बस उन्हीं की याद में जो है ये ताज़ियती जलसा मुनक़िद किया जाएगा मीडिया प्लस पर 3 बजे पीर के दिन 30 मई के दिन। तो मैं तमाम सहाफ़ती बरादरी से अपील करूँगा और तमाम साथियों से इस बात की दरख्वास्त करूँगा कि वो ज़रूर मीडिया प्लस पर 3 बजे तशरीफ़ लाएँ पीर के दिन, कि हम सब मिनहाज साहब की खिदमत को याद कर सकें और उनको खिराज अक़ीदत पेश करें। ज़हीराबाद में वाक़ क़दीम बारगाह हज़रत सैयद शाह अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन सैयद शाह रिजवान क़ादरी बगदादी ने कल तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के नवमुंतखब सदर नशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से मुलाकात करके इनकी शालपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तबादले ख़याल करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना की तमाम वक्फ अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह वक्फ बोर्ड तमाम दरगाहों और मसाजिद और क़ब्रस्तानों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएगा और इमामों व मौज़ूनों की तनख़्वाहों की बरवक्त इजराई पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी और मैरिज सर्टिफिकेट की इजराई में शफ़ाफ़ियत पैदा की जाएगी। इस मुलाकात में सैयद तहसीन उद्दीन खदीर सीनियर सहाफ़ी हैदराबाद और मोहम्मद जाहिद शरीफ भी मौजूद थे। निर्मल ज़िले के भैंसा तहसीलदार ए नरेंद्र के ख़िलाफ़ आमदनी से ज़ायद असासों के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए एसीबी के ओहदेदारों ने इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ इस मामले में महकमे एसीबी के ओहदेदारों ने इनके मकान पर धावा किया।
जहां 1,28,28,314 रुपये के असासजात और 1,32,096 रुपये नकद रकम बरामद हुई, जबकि मजीद इजाफी असासों की तहकीकात जारी है। ए नरेंद्र को गिरफ्तार करके करीमनगर एसपी और एसीबी केसों की खुसूसी अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज के सामने पेश किया गया। साबिक़ा में ए नरेंद्र खानापुर तहसीलदार और ज़िला निर्मल कलेक्टर में सुपरिटेंडेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। महकमे एसीबी के अहदेदारों ने अवाम से अपील की कि अगर कोई सरकारी अहदेदार या मुलाजिम रिश्वत का मुतालबा करता है या गैर मुनासिब असासजात जमा करता है तो कानूनी कार्रवाई के लिए तेलंगाना एसीबी हैदराबाद को टोल फ्री नंबर 1064 पर रब्त पैदा करें। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। बीजेपी तेलंगाना के मुस्तकबिल और इसके विकार की जंग लड़ रही है। हैदराबाद में तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी की हैदराबाद आमद पर रेवंत रेड्डी ने किए इनसे 9 सवालात। सीएम के सीआर आज पहुंचे बेंगलुरु और साबिक़ा वज़ीर आज़म HD देवागौड़ा से की मुलाकात और देश के मौजूदा हालात पर किया तबादिल ख्याल। करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा से बंडी संजय ने उगला मुसलमानों के खिलाफ जहर। कहा मुल्क में कई हजार मंदिरों को तबाह करके मसाजिद को बनाया गया है। महंगाई के लिए मोदी नहीं मुगल जिम्मेदार। बैरिस्टर अवैसी का मरकज के खिलाफ तंजिया बयान। हैदराबाद के अमीरपेट में टी हरीश राव ने 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल दवाखाने का किया इफ्तिताह और कांग्रेस पर की तनकीद। कहा कांग्रेस ने तरक्की पर तवज्जो नहीं दी और 50 साल किए जाए। बंडी संजय के बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हकीम सूफी सैयद शाह खैरुद्दीन कादरी का हुकूमत से मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।